हेलो साथियों, मैं लोकेश शाह। आज हम लेकर आए हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में सीरीज़ A6 में पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 में हमने उत्पादन का सिद्धांत देखा, उत्पादन फलन, टीपी, एपी, एमपी, इनका रिलेशन ये देखा। आज हम ले रहे हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ये आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया नाम है। इसका पहले नाम था उत्पत्ति के नियम, लॉ ऑफ रिटर्न्स, है ना। उत्पत्ति के जो नियम हैं उसी का आधुनिक नाम या आधुनिक व्याख्या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के नाम से आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा की गई है। नाम जैसा है वैसी ही इसकी परिभाषा है। परिवर्तनशील मतलब बदल रहे हैं, अनुपात बदल रहा है। काय का अनुपात बदल रहा है? साधनों का। तो यहाँ हम इसकी व्याख्या ये करते हैं, ये नियम ये बताता है। पहले तो हम ये समझ लें कि यह अल्पकाल से संबंधित है, शॉर्ट रन से रिलेटेड है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड है। और अल्पकाल समय की छोटी अवधि होती है, उसमें उत्पादन के सारे साधन हम नहीं बढ़ा सकते हैं। आपको पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि यदि विदेशों से वस्तु की बहुत ज़्यादा मांग आ गई और 1-2 महीने में सप्लाई करने का अगर ऑर्डर हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा माल बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा लेबर लगा सकते हैं, पूरा प्लांट नया नहीं लगा सकते, मशीनरी नहीं लगा सकते। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि अल्पकाल में केवल परिवर्तनशील साधन जो होते हैं ना, जिस श्रम, हम उदाहरण के रूप में श्रम को ही लेते हैं, परिवर्तनशील साधन को बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाया जाता है। तो मशीनरी है, बिल्डिंग है, प्लांट है, ये सारा स्थिर रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात करें, जैसे यदि अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधन श्रम की अतिरिक्त इकाइयाँ बढ़ाई जाती हैं। अर्थात जैसे जैसे हम श्रम की इकाइयाँ बढ़ाएंगे, मान लो कि 2 साधन है, चलिए, पूंजी, मशीन, एक मशीन की इकाई 1 लगाई है, अब श्रमिक 1 लगाया, फिर 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हम श्रम की इकाइयाँ बढ़ा रहे हैं। अब आप अनुपात निकालो, मशीन और श्रम का अनुपात। पहले तो है 1/1, 1/2, 1:3, 1:4, 1:5। अनुपात बदल रहा है ना। काय का अनुपात बदल रहा है? स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन का अनुपात बदल रहा है। अब हमें दिमाग में ये हो रहा है कि साधन बढ़ रहे हैं तो उत्पादन तो बढ़ेगा, निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन उत्पादन बढ़ने की दर अलग अलग रहती है। इस नियम में ये बताया गया है कि अन्य साधनों को स्थिर रखकर अल्पकाल में जब केवल परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को निरंतर बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन टीपी प्रारंभ में बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, फिर एक बिंदु के बाद घटती हुई दर से बढ़ता है और अधिकतम होकर घटने लगता है। इस बात को हम यहाँ चित्र में भी देखेंगे। एक बिंदु के बाद कुल उत्पाद टीपी घटती हुई दर से बढ़ता है, अर्थात प्रारंभ में तो बढ़ती दर से बढ़ता है, लेकिन एक बिंदु के बाद घटती हुई दर से बढ़ता है, अर्थात सीमांत उत्पाद एमपी घटता है। एमपी जो सीमांत जो है वो ड्राइविंग सीट पर बैठता है। यदि सीमांत बढ़ता है तो टीपी बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, यदि सीमांत घटता है तो टीपी घटती हुई दर से बढ़ता है। यदि सीमांत 0 है तो टीपी अधिकतम और सीमांत ऋणात्मक है तो टीपी घटता है। ये हम एमपी और टीपी के रिलेशन में प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम देखते हैं स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन का अनुपात बदलने का टीपी, एपी, एमपी पर प्रभाव देखा जाता है। कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद पर क्या प्रभाव होता है, कैसे बदलते हैं, इस पर हम प्रभाव इसका देखते हैं। इसे एक साधन का प्रतिफल भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। उत्पत्ति के नियम, ये तो पुराना नाम है, नया नाम है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। और इसे साधन के प्रतिफल, रिटर्न्स टू ए फैक्टर, ये ध्यान रखें आप, जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं।
अभी आगे अगले वीडियो में रिटर्न्स टू स्केल भी आएगा, पैमाने के प्रतिफल, है ना। तो हम कंफ्यूज ना हो जाए कि प्रतिफल आया इसलिए लॉन्ग रन है। साधन के प्रतिफल, रिटर्न्स टू ए फैक्टर, ये सा आ जाता है तो यही है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम ही है। क्यों? क्योंकि एक साधन ही बढ़ रहा है। अब यहाँ हम मान्यताएं ले लेते हैं। हम क्या मानकर चल रहे हैं? हम पहले से ये मान लेते हैं कि एक साधन परिवर्तनशील है। किसको हमने माना? श्रम को हमने परिवर्तनशील माना, जबकि अन्य स्थिर है। अन्य सभी मशीन, भूमि, पूंजी वगैरह जितना भी है वो सभी स्थिर है। तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब हम उत्पादन कर रहे हैं तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ऐसा हम मान लेते हैं। परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयाँ समरूप, अर्थात श्रमिकों की सभी इकाइयाँ समरूप का अर्थ क्या हो गया? यदि हमने 10 श्रमिक लगाए हैं तो 10 श्रमिक का जो उत्पादन अर्थात उनकी एफिशिएंसी, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अर्थात उनकी उत्पादन क्षमता 10 की एक जैसी है। कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान है, ऐसा नहीं है। सभी की उत्पादन क्षमता बराबर है। समरूप का अर्थ ये होता है कि सभी श्रमिक एक जैसी उत्पादन क्षमता रखते हैं। फिर केवल अल्पकाल में लागू, ये बात तो हम पहले ही कर चुके हैं कि इस नियम का संबंध केवल अल्पकाल से है, क्योंकि दीर्घकाल होता तो सारे साधन हम बदल सकते थे। साधन स्थिर नहीं रहते हैं दीर्घकाल में। फर्म के ढांचे में, उसके स्ट्रक्चर में, संगठन फर्म के ऑर्गेनाइजेशन में और प्रबंधकीय क्षमता मैनेजरियल एफिशिएंसी जो है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हम पहले से मान लेते हैं। ये मान्यताएं लागू होंगी तो ये नियम चलेगा। हमेशा आप ध्यान रखें, कोई भी नियम हो उसकी मान्यताएं जीवित हैं तब तक नियम जीवित है। यदि मान्यता भंग होती है तो नियम भंग हो जाता है। अब हम इस नियम की व्याख्या चित्र के द्वारा कर लेते हैं। ये चित्र वैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है। सबसे पहले इसमें हमें ध्यान रखना है, यहाँ हमने टीपी, एपी और एमपी लिया है वाई अक्ष पे, एक्स अक्ष पर परिवर्तनशील साधन श्रम की इकाइयाँ ली हैं। पहले हमें क्या बनाना है? टीपी बनाना है। एस शेप में होता है, ये ध्यान रखें आप। एस, हल्का सा एस दिख रहा है यहाँ पर। पहले तो ये जो मैक्सिमम हो रहा है ना टीपी, उस पॉइंट को यहाँ नीचे ले आओ। इसके बाद एक ये मोड़ बिंदु लिखा है मैंने, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ए टर्निंग पॉइंट है। क्या होता है यहाँ? तो टीपी प्रारंभ में ये बढ़ती दर से बढ़ा, फिर घटती दर से बढ़ा। यहाँ पर स्लोप चेंज हो रहा है। उस पॉइंट को मोड़ बिंदु से हमको डॉट डॉट करके एक लाइन यहाँ मिलानी है। ये लाइन क्यों मिलाई हमने? क्योंकि अगला कर्व हमें कौन सा बनाना है? टीपी के बाद में एमपी का कर्व बनाना है। ध्यान रखें, रटना नहीं है, समझना है कि टीपी के बाद में हमें एमपी वक्र बनाना है। एमपी कैसे बनेगा? जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, मोड़ बिंदु है, उस ब्रेकर तक आपको एमपी लगातार बढ़ाना है। ये एमपी लगातार बढ़ा, यहाँ मैक्सिमम होना चाहिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे। उसके बाद एमपी को लगातार घटाना है। जीरो कहाँ करना है? जहाँ ये मैक्सिमम है ना, वहाँ एमपी जीरो करना है। और उसके बाद एमपी नेगेटिव। ये एमपी बन गया, टीपी के बाद एमपी बना। अब बनाना है एपी, औसत उत्पाद बनाना है। इसको आप लगातार बढ़ाएंगे, लेकिन एमपी के मैक्सिमम के बाद एपी को हमें इसके इंटरसेक्ट करवाना है, कटवाना है। ये लगातार बढ़ा और एपी जहाँ पर एमपी को काटता है ना, अर्थात ये दोनों जहाँ बराबर होते हैं, उसके बाद हमें एपी को गिराना है। लेकिन एपी कभी यहाँ टच नहीं करेगा क्योंकि वो जीरो नहीं होता है। ठीक है ना। ये तो हो गया एपी, एमपी और टीपी को हमने। अब यहाँ इस नियम की 3 अवस्थाएं हम बता देते हैं। पहली अवस्था आपको यहाँ समाप्त करनी है जहाँ एपी अधिकतम है और एपी और एमपी दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर हमारी प्रथम अवस्था जो है L2 श्रमिक पर, L1 पर तो मोड़ बिंदु है जहाँ एमपी अधिकतम है। L2 श्रमिक की इकाइयाँ लगाने पर प्रथम अवस्था समाप्त होती है। द्वितीय अवस्था जहाँ एमपी 0 है वहाँ द्वितीय अवस्था समाप्त होती है और तीसरी प्रारंभ होती है। तो बाद वाली जो अवस्था है वो तीसरी अवस्था है। इन तीनों अवस्थाओं की व्याख्या हमने यहाँ पर की है। सबसे पहले हम लेते हैं प्रथम अवस्था। पहली अवस्था में क्या हो रहा है याद नहीं करना है, चित्र को देख के लिखना है। प्रथम अवस्था में क्या हो रहा है? टीपी
बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, एमपी बढ़ रहा है, एपी बढ़ रहा है, सभी बढ़ रहे हैं ना, तो इसे हम बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। क्लियर? एमपी ग्रेटर देन एपी, एमपी है ना वो एपी से ऊपर भी है। आप तो ये ध्यान रखना, हम जो भी अवस्थाओं के नाम रख रहे हैं ना वो एमपी के आधार पर ही रख रहे हैं, क्योंकि एमपी है वो एपी से ऊपर है। देखिए आप ये एमपी कर वो एपी से ऊपर है, एमपी ग्रेटर देन एपी होता है, इसे बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। दूसरी अवस्था द्वितीय अवस्था, द्वितीय अवस्था ये रही, इसमें क्या हो रहा है, टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है। इसके बाद एपी घट रहा है, एमपी घट रहा है लेकिन एमपी धनात्मक है, भले घट रहा है लेकिन ये धनात्मक है। ठीक है ना? द्वितीय अवस्था कहाँ समाप्त होती है, जहाँ टीपी अधिकतम है और एमपी शून्य है। द्वितीय अवस्था को कौन सी अवस्था कहेंगे, घटते प्रतिफल की अवस्था। क्यों? क्योंकि ये घटती दर से बढ़ रहा है, ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, एमपी घट रहा है, इसलिए द्वितीय अवस्था को घटते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि एक रैशनल प्रोड्यूसर है, एक विवेकशील उत्पादक है, उसे कौन सी अवस्था में उत्पादन करना चाहिए या कौन सी अवस्था उसके लिए लाभदायक रहेगी। सेकेंड स्टेज, द्वितीय अवस्था में उसे उत्पादन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, द्वितीय अवस्था में ही उत्पादन क्यों करना चाहिए? देखिए हम इसमें ये समझाएंगे कि पहले में क्यों नहीं और तीसरे में क्यों नहीं, है ना। तो पहली अवस्था में आप देखिए एमपी जो है, सीमांत जो है ना, औसत से ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए उसे और अतिरिक्त श्रमिक लगाने चाहिए, क्योंकि हर अगला श्रमिक जो है औसत तो लगातार बढ़ ही रहा है ना, हर अगले श्रमिक को लगाने पर औसत उत्पाद है वो बढ़ रहा है। इसलिए यदि विवेकशील उत्पादक है तो उसे और अधिक श्रमिक काम पर लगाकर द्वितीय अवस्था में प्रवेश करना चाहिए। अब बात करते हैं कि चलो प्रथम में नहीं रहना है, तीसरे में क्यों नहीं जाना है। तो हम ये देखेंगे दूसरी अवस्था समाप्त कहाँ हो रही है, जहाँ एमपी 0 है। एमपी 0 का मतलब क्या हुआ कि 5 श्रमिक मिलकर 50 इकाई बना रहे थे, छठा श्रमिक और लगाया, कुल उत्पादन 50 ही रहा। तो छठे श्रमिक को लगाने से कोई फायदा नहीं हुआ। छठे पर कुल जब 50 है तो सीमांत कितना हुआ, 0, कि छठे श्रमिक का कोई उत्पादन नहीं है। तो फिर सातवां क्यों लगाएंगे, सातवां नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि सातवां श्रमिक लगाया जाता है इसके बाद आप देखिए एमपी नेगेटिव हो जाता है। तृतीय अवस्था में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक है, इसलिए वो तृतीय में प्रवेश नहीं करेगा, तृतीय तक नहीं जाएगा। इसलिए एक विवेकशील उत्पादक के लिए द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना ही श्रेष्ठ है, लाभदायक है। अब हम बात करते हैं तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था यहीं से देखते हैं हम क्या हो रहा है। तो एपी घट रहा है, टीपी भी घट रहा है, एमपी भी घट रहा है, लेकिन एमपी ऋणात्मक हो गया है, इसलिए इस अवस्था का नाम है ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। इसे ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ एमपी ऋणात्मक है। अब हम बात करेंगे नियम के लागू होने या क्रियाशीलता के कारण। क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है कि ये बढ़ती दर, फिर घटती दर, फिर अधिकतम, फिर गिर गया, ऐसा क्यों होता है? उसे ही वही कारण जो हैं वो इस नियम की क्रियाशीलता के कारण है या लागू होने के कारण है। पहला है एक या अधिक साधनों का स्थिर होना, क्योंकि हम केवल लेबर को ही, श्रम को ही बढ़ा रहे हैं और अन्य साधन स्थिर हैं। तो क्या होगा, प्रारंभ में जैसे मशीन की कैपेसिटी तो 1000 लेबर की है ना, और आपने मान लो शुरू में 10, 20, 30, 50 ऐसे लेबर लगाएं, तो यहाँ पर मशीन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। मशीन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होने, लेबर कम है और मशीन का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, तो फास्ट प्रोडक्शन होता है, टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है। लेकिन एक सीमा के बाद में जब उसकी जो कैपेसिटी उससे भी ज़्यादा अगर लेबर लगते हैं तो उस मशीन की फिर कमी महसूस होती है, इसलिए फिर टीपी जो है वो घटती दर से बढ़ना छोड़ के और घटना चालू हो जाता है। ये कारण है।
साधन स्थिर रहते हैं। यदि सभी साधन बढ़ते तो शायद ये ऐसा कर्व नहीं बनता। नेक्स्ट है साधनों की अविभाज्यता। ये क्या होता है? जैसे मशीन, अभी आपको बताया मैंने कि मशीन है और उसकी कैपेसिटी 1000 लेबर की है, और मान लो आपने 5 लेबर लगाए, तो क्या हम मशीन को काट के 5 लेबर का टुकड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अर्थात जो स्थिर साधन हैं, जो मशीनरी हैं, प्लांट हैं, उनका विभाजन, टुकड़ों में विभाजन नहीं हो सकता। वो तो पूरी इकाई में ही उपयोग में आते हैं। इस कारण से ये वेरिएशन आता है। फिर है साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अपूर्ण स्थानापन्न ये क्या होता है? पूर्ण स्थानापन्न किसको कहते हैं? यदि मशीन बिल्कुल हटा दें और सारे लेबर ही लगा दें, तो क्या मशीन का जो काम है वो लेबर कर लेंगे? पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। मशीन का काम करती है, लेबर का काम करते हैं। सारे लेबर हटा दें और केवल मशीन लगा दें तो भी नहीं होगा। मशीन को चलाएगा कौन? इसलिए साधनों को एक लिमिट तक एक दूसरे के स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से उनको सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है साधनों की सीमितता। जैसे मशीनरी है, भूमि है, ये क्या है? सीमित है। जितने भी संसाधन हैं, संसाधनों की सीमितता है ना। ये तो हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था कि संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। अब है नियम का महत्व। ये नियम क्या उपयोगी है? तो यहाँ पर 2 खास बातें ही लिखी हैं। बाकी तो महत्व में तो हम ये जानते हैं कि इस नियम से हमें ये भी मालूम चलता है कि भाई परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ बढ़ाते हैं, कुछ साधनों को स्थिर रखा जाता है। तो टीपी, एपी, एमपी में किस प्रकार प्रभाव होता है, क्या परिवर्तन होते हैं, ये हमें इस नियम से जानने मिलता है। यह अर्थशास्त्र का आधारभूत नियम है। केवल कृषि क्षेत्र में ही उपयोगी नहीं है। कृषि है, खनन है, उद्योग धंधे हैं आदि में, ये सभी आर्थिक क्रियाओं में ये नियम क्रियाशील है। और मेन माल्थस का जो पॉपुलेशन थ्योरी है, जनसंख्या सिद्धांत है, वो भी इसी नियम पर आधारित है। ये हमने देखा कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या होता है, इसकी मान्यताएं क्या हैं, इसका चित्र, इसकी जो 3 अवस्थाएं हैं, तीनों अवस्थाओं की हमने व्याख्या कर दी। ये नियम क्यों लागू होता है, क्यों क्रियाशील होता है, इसके बारे में देखा और इस नियम के महत्व को देखा। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।